हेलो एवरीवन, मेरा नाम सम्राट है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो पूरी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन में काम करता है। अब हो सकता है कि आपने पहले फ्रैक्टल का नाम सुना हो या हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, मार्केट को सही तरीके से पढ़ने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट का हर स्ट्रक्चर अपने अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को छुपा कर रखता है। मतलब जो चीज़ आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाई देती है वही चीज़ छोटे टाइम फ्रेम पर भी दिखाई देती है, बस उसका साइज़ बदल जाता है। और यही कॉन्सेप्ट हमें मार्केट के ओरिजिन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। यानी मूव शुरू कहाँ से हुआ, बायर्स और सेलर्स वास्तव में एक्टिव कहाँ हुए और स्मार्ट मनी अपना फुटप्रिंट कहाँ छोड़ रही है। तो चलो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखो, एक छोटी सी बात सोचो, अगर डब्ल्यू पैटर्न और ब्रेकआउट ट्रेडिंग इतनी ही एक्यूरेट होती तो फिर ज़्यादातर ट्रेडर्स ब्रेकआउट के बाद भी स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम पैटर्न में नहीं है, प्रॉब्लम उस जगह है जहां लोग एंट्री लेते हैं। अक्सर आपको सिखाया जाता है कि मार्केट एक डब्ल्यू बनाएगी, फिर नेक लाइन ब्रेक करेगी और उसके बाद रिट्रेसमेंट पर बाई करना है, यानी कंफर्मेशन का इंतज़ार करो फिर एंट्री लो। अब सुनने में तो ये काफ़ी लॉजिकल लगता है, लेकिन रुको, रियल चार्ट पर क्या होता है? नेकलाइन ब्रेक होती है, रिट्रेसमेंट भी आता है, आप एंट्री भी लेते हो, लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में जाने की बजाय उल्टा मूव कर जाती है और फिर लोग बोलते हैं सेटअप फेल हो गया। लेकिन क्या सच में सेटअप फेल हुआ या फिर हम मार्केट को गलत जगह से पढ़ रहे थे? ज़रा इस बात पर ध्यान दो, जब प्राइस नीचे थी तब बायर्स एक्टिव कहाँ हुए थे? क्या बायर्स नेकलाइन पर आए थे? नहीं, एक्चुअली बाइंग प्रेशर तो उससे पहले ही क्रिएट हो चुका था। मार्केट नीचे एक पर्टिकुलर एरिया तक गई, उस एरिया को रिस्पेक्ट किया और वहीं से रिएक्शन देकर ऊपर मूव करने लगी। मतलब मूव की शुरुआत नेकलाइन से नहीं हुई थी, नेकलाइन तो सिर्फ बाद में कन्फर्मेशन दे रही थी। और अगर किसी ट्रेडर को वो ओरिजिनल एरिया पहले से दिखाई दे जाए तो उसे ब्रेकआउट का इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो मूव के आखिरी हिस्से में नहीं बल्कि शुरुआत के आसपास पोजीशन बना सकता है। छोटा स्टॉप लॉस, बेहतर रिस्क रिवॉर्ड और कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एंट्री। यही वजह है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में फोकस कन्फर्मेशन पर कम और ऑरिजिन पर ज़्यादा होता है। अब सवाल आता है, वो एरिया आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे पता करें कि मूव वास्तव में शुरू कहाँ से हुआ? तो यहीं पर फ्रैक्टल का कॉन्सेप्ट सामने आता है। और ऑनेस्टली शुरुआत में फ्रैक्टल शब्द थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसका आइडिया सरप्राइजिंगली बहुत सिंपल है। मान लो आपके सामने एक बड़ा ट्रायंगल है। अब ध्यान से देखना, ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इसे हम लेवल 0 बोल सकते हैं। अब अगर आप इसके अंदर देखो तो आपको बिल्कुल इसी जैसा एक छोटा ट्रायंगल दिखाई देगा, यानी सेम स्ट्रक्चर बस थोड़ा छोटा। इसे हम लेवल 1 कह सकते हैं। अब कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, उस लेवल 1 के अंदर भी फिर वैसा ही एक और ट्रायंगल मौजूद है और उसका आकार फिर से छोटा है, यानी लेवल 2। और अगर आप और गहराई से देखो तो उसके अंदर भी वही स्ट्रक्चर रिपीट होता दिखाई देगा, यानी लेवल 3। मतलब एक बड़ा ट्रायंगल, उसके अंदर छोटा ट्रायंगल, उसके अंदर उससे छोटा ट्रायंगल और उसके अंदर फिर वही स्ट्रक्चर, सेम पैटर्न डिफरेंट साइज, फिर वही शेप, फिर वही फॉर्मेशन, फिर वही बिहेवियर। तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर फिर वैसा ही एक और ऑब्जेक्ट और उसके अंदर फिर वही स्ट्रक्चर रिपीट होना, इसी रिपीटिंग बिहेवियर को फ्रैक्टल कहा जाता है। और यही फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट आगे चलकर मार्केट स्ट्रक्चर को समझने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब सवाल आता है, मार्केट में फ्रैक्टल दिखाई कहाँ देता है? क्योंकि अभी तक हमने ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल समझ लिया, लेकिन मार्केट में ट्रायंगल तो बने नहीं पड़े हैं, तो फ्रैक्टल आखिर दिखाई कहाँ देता है? देखो, मान लो तुम गूगल मैप्स खोलते हो, शुरुआत में तुम्हें पूरा सिटी दिखाई देता है, फिर जूम करते हो तो एरिया दिखाई देता है, फिर और जूम करते हो तो रोड्स दिखाई देती हैं, फिर बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं और आखिर में एग्जैक्ट लोकेशन दिखाई देती है। अब रुको, यहाँ ध्यान देना, लोकेशन वही है, सिटी वही है, रोड्स वही हैं, बिल्डिंग्स वही हैं, बस डिटेल बढ़ती जा रही है। मार्केट भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है। जो चीज़ तुम्हें हायर टाइम फ्रेम पर दिखाई दे रही है वही चीज़ लोअर टाइम फ्रेम पर भी दिखाई दे रही है, बस उसकी डिटेल बढ़ रही है। तो बेसिकली टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम और उसके अंदर टाइम फ्रेम और उसके अंदर फिर टाइम फ्रेम, यही मार्केट का फ्रैक्टल नेचर है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स मार्केट को कंप्लीट पिक्चर की तरह नहीं देखते, वो उसका सिर्फ एक हिस्सा देखते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी ने एक बहुत बड़ी इमेज को 1000 छोटे छोटे पीसेस में काट दिया। अब अगर मैं तुम्हें सिर्फ एक पीस दिखाऊं तो क्या तुम पूरी इमेज पहचान पाओगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मार्केट में भी यही होता है, जब कोई ट्रेडर सिर्फ एक टाइम फ्रेम देखता है तो वो पूरी मार्केट नहीं देख रहा होता,
वो मार्केट का सिर्फ एक टुकड़ा देख रहा होता है और फिर उसी टुकड़े के आधार पर डिसीजन ले रहा होता है। यहीं से कन्फ्यूजन पैदा होती है। अब मान लो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट ओवरऑल बुलिश है, प्राइस ऊपर जा रही है, बीच में थोड़ा करेक्शन ले रही है, फिर ऊपर जा रही है। 15 मिनट टाइम फ्रेम देखने वाले ट्रेडर के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है। उसे पता है कि ओवरऑल डायरेक्शन अभी भी ऊपर है, लेकिन उसी समय अगर कोई ट्रेडर 3 मिनट टाइम फ्रेम खोल ले तो उसके लिए पिक्चर पूरी बदल सकती है। उसे लगातार बेरिश कैंडल दिखाई देंगी, उसे लोअर हाइज दिखाई देंगे, उसे लोअर लोज दिखाई देंगे और उसे लग सकता है कि मार्केट अब नीचे जाने वाली है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हायर टाइम फ्रेम ट्रेडर बाय के बारे में सोच रहा है और लोअर टाइम फ्रेम ट्रेडर सेल के बारे में सोच रहा है। दोनों एक ही मार्केट देख रहे हैं, लेकिन दोनों का कंक्लूजन अलग है। और मज़ेदार बात यह है कि दोनों अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से सही भी हैं। यही फ्रैक्टल नेचर है। जो मूव हायर टाइम फ्रेम पर सिर्फ एक करेक्शन दिखाई दे रहा है, वही मूव लोअर टाइम फ्रेम पर पूरा ट्रेंड दिखाई दे सकता है। अब एक सवाल पूछता हूँ, इतने सारे टाइम फ्रेम्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? अगर सिर्फ एक टाइम फ्रेम होता, मान लो सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम ही होता, तो क्या होता? सारे ट्रेडर्स वही स्ट्रक्चर देखते, सारे ट्रेडर्स वही पैटर्न देखते, सारे ट्रेडर्स वही ब्रेकआउट देखते, सारे ट्रेडर्स लगभग एक जैसी सोच रखते। लेकिन मार्केट ऐसे काम नहीं करती, क्योंकि मार्केट को अलग अलग डेप्थ पर पढ़ने के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम्स बनाए गए हैं। कोई हायर टाइम फ्रेम देखता है, कोई मिड टाइम फ्रेम देखता है, कोई लोअर टाइम फ्रेम देखता है, और इसी वजह से एक ही जगह पर अलग अलग लोगों को अलग अलग पैटर्न्स दिखाई देते हैं। किसी को W पैटर्न दिखाई देता है, किसी को M पैटर्न दिखाई देता है, किसी को डबल टॉप दिखाई देता है, किसी को डबल बॉटम दिखाई देता है, किसी को हेड एंड शोल्डर दिखाई देता है, और किसी को सिर्फ लिक्विडिटी दिखाई देती है। लेकिन रियलिटी में ये सारे लोग उसी मार्केट को देख रहे होते हैं, बस अलग अलग लेयर देख रहे होते हैं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ समझो। मान लो हायर टाइम फ्रेम पर तुम्हें सिर्फ 3 कैंडल्स दिखाई दे रही है, बस 3 कैंडल्स। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन रुको, उसी मूवमेंट को अगर तुम 3 मिनट चार्ट पर लेकर जाओ तो सडनली कैंडल्स की संख्या बढ़ जाएगी, स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, स्विंग्स बढ़ जाएंगे, माइनर ट्रेंड्स बढ़ जाएंगे, पैटर्न्स बढ़ जाएंगे, नॉइज़ बढ़ जाएगा। और जितना ज़्यादा नॉइज़ बढ़ेगा उतना ज़्यादा ट्रेडर कंफ्यूज होगा, क्योंकि अब उसके सामने इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। हायर टाइम फ्रेम पर जो सिर्फ एक पुल बैक था, लोअर टाइम फ्रेम पर वही पूरा बेरिश ट्रेंड दिखाई दे सकता है। हायर टाइम फ्रेम पर जो सिर्फ एक करेक्शन थी, लोअर टाइम फ्रेम पर वही पूरा मार्केट रिवर्सल जैसा लग सकता है। और यहीं पर ज़्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। उन्हें लगता है ट्रेंड बदल गया, उन्हें लगता है मार्केट बेरिश हो गई, उन्हें लगता है अब सेलिंग करनी चाहिए, जबकि हायर टाइम फ्रेम ट्रेडर अभी भी आराम से बुलिश बैठा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि ये सिर्फ करेक्शन है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तुम्हें वही W पैटर्न पकड़नी है तो क्या नेकलाइन ब्रेक होने का इंतज़ार करना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं। अगर तुम्हें मूव की शुरुआत समझ में आ जाए तो तुम ओरिजिन के आसपास अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, और यहीं पर फ्रैक्टल की पावर शुरू होती है। मान लो हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट बुलिश है, प्राइस करेक्शन ले रही है। अब हायर टाइम फ्रेम पर तुम्हें सिर्फ करेक्शन दिखाई दे रही है, लेकिन अगर तुम उसी करेक्शन वाले एरिया पर लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ तो तुम्हें ज़्यादा डिटेल दिखाई देगी, तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तुम्हें बायर्स और सेलर्स की लड़ाई दिखाई देगी, तुम्हें छोटे छोटे स्विंग्स दिखाई देंगे, और धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि करेक्शन खत्म हो रही है या अभी और बाकी है। अब याद करो, हमने पहले W पैटर्न की बात की थी, नेक लाइन पर एंट्री लेने की बात की थी, लेकिन अगर तुम्हें नेकलाइन से पहले ओरिजिन आइडेंटिफाई करना है तो तुम्हें फ्रैक्टल समझना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिन हमेशा उसी टाइम फ्रेम पर साफ दिखाई नहीं देता जिस टाइम फ्रेम पर पैटर्न दिखाई दे रहा है। कई बार पैटर्न हायर टाइम फ्रेम पर दिखाई देता है, लेकिन उसका ओरिजिन लोअर टाइम फ्रेम पर छुपा होता है। और यही वजह है कि सिर्फ एक टाइम फ्रेम देखकर मार्केट को समझना मुश्किल है। तुम्हें अलग अलग लेयर्स को कनेक्ट करना होगा। हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन देगा, लोअर टाइम फ्रेम डिटेल देगा, हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट देगा, लोअर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन देगा, और जब तुम दोनों को जोड़ना सीख जाओगे तभी तुम्हें मार्केट की एक्चुअल इमेज दिखाई देगी। अब मान लो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक पुल बैक है, लेकिन जैसे ही तुम 3 मिनट चार्ट पर जाओगे तुम्हें पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड दिखाई देने लगेगा। लोअर हाई, लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। और अगर तुम्हें फ्रैक्टल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो तुम सोचोगे कि मार्केट बेरिश है, तुम सेलिंग शुरू कर दोगे, लेकिन रियलिटी में हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट अभी भी बुलिश हो सकती है। और यही रीज़न है कि बहुत सारे ट्रेडर्स रॉन्ग साइड पर फंस जाते हैं। तो बेसिकली फ्रैक्टल का मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर रिपीट होना नहीं है। फ्रैक्टल का मतलब है कि हर टाइम फ्रेम किसी बड़े टाइम फ्रेम का हिस्सा है और हर टाइम फ्रेम के अंदर एक छोटा टाइम फ्रेम मौजूद है। ठीक वैसे ही जैसे बड़े ट्रायंगल के अंदर छोटा ट्रायंगल था और उसके अंदर उससे छोटा ट्रायंगल था, मार्केट भी उसी प्रिंसिपल पर काम करती है। और जब आप इस प्रिंसिपल को समझ लेते हो तब चार्ट सिर्फ कैंडल्स का कलेक्शन नहीं लगता, तब आपको मार्केट की एक्चुअल स्टोरी दिखाई देना शुरू हो जाती है। आप यहाँ पर एक छोटे से पुल बैक पर ट्रेड ले सकते थे
और पूरा का पूरा मोमेंटम पकड़ सकते थे। आपने किया क्या? आपने सिर्फ ये देखा कि हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट करेक्शन ले रही है, लेकिन जैसे ही आप लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हुए, आपको उसके अंदर पूरा बेरिश स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा। लोअर हाई, लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। और जब ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ, मान लो यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो आपने एंट्री ले ली, क्योंकि अब आपको पता है कि लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड चेंज हो चुका है। और जब लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड चेंज हो जाता है और हायर टाइम फ्रेम भी पहले से बुलिश है, तो नेचुरली आपका बायस बाइंग का रहेगा। फिर आप नीचे से बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो, और जब मार्केट वापस हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में चलती है, तो आप पूरा का पूरा मूव कैप्चर कर सकते हो। अब ध्यान से सोचो, आपने ये मूव कैप्चर कैसे किया? कोई इंडिकेटर लगाकर, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी यूज़ करके नहीं, सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज करके, बस इतना। हायर टाइम फ्रेम ने आपको डायरेक्शन दी और लोअर टाइम फ्रेम ने आपको एग्जीक्यूशन दिया। यही फ्रैक्टल की पावर है। अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को और डीप लेकर जाऊं, तो एक और चीज़ समझो। मान लो हायर टाइम फ्रेम पर तुम्हें सिर्फ 3 कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। तुम्हारे लिए स्टोरी बहुत सिंपल है। प्राइस ऊपर गई, थोड़ा नीचे आई, फिर वापस रिएक्ट किया, बस। लेकिन यही 3 कैंडल्स लोअर टाइम फ्रेम पर बिल्कुल अलग दुनिया बन जाती है। हायर टाइम फ्रेम पर जो तुम्हें सिर्फ एक कैंडल दिखाई दे रही है, उसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पर पूरा स्ट्रक्चर चल रहा होता है। सेलिंग भी हो रही होती है, पुल बैक भी बन रहा होता है, और रिएक्शन भी बन रहा होता है। हायर टाइम फ्रेम ट्रेडर सिर्फ कैंडल देख रहा है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम ट्रेडर कैंडल के अंदर का पूरा बिहेवियर देख रहा है। मान लो एक हायर टाइम फ्रेम कैंडल के अंदर 3 मिनट की कई कैंडल्स मौजूद हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़्यादा कैंडल्स होंगी, उतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उतने ज़्यादा स्विंग्स बनेंगे, उतने ज़्यादा पुल बैक्स बनेंगे, और उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होगा। कोई सेलिंग देखेगा, कोई बाइंग देखेगा, कोई रिवर्सल देखेगा, कोई कंटिन्यूएशन देखेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास हायर टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट है, तो वही कन्फ्यूजन क्लैरिटी में बदलने लगता है। अब मान लो प्राइस नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर किसी इंपॉर्टेंट एरिया को टैप करके वापस नीचे आ गई। हायर टाइम फ्रेम पर ये मूवमेंट बहुत नॉर्मल दिखाई दे सकती है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर वही एरिया अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि वहाँ स्ट्रक्चर ज़्यादा क्लियरली दिखाई देता है, वहाँ रिएक्शन ज़्यादा क्लियरली दिखाई देता है, वहाँ बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी ज़्यादा क्लियरली दिखाई देती है। और अगर तुम उस एरिया को आइडेंटिफाई कर पाओ, तो छोटा स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड बिल्ड कर सकते हो, अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क बना सकते हो, और मूव का बड़ा हिस्सा कैप्चर कर सकते हो। अब ऑब्वियसली तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, ये एरिया आइडेंटिफाई कैसे करें, पीओआई कैसे फाइंड करें, ट्रेंड चेंज जेन्युइन है या फेक है, ये कैसे पता करें, मार्केट कहाँ तक जा सकती है, ये कैसे समझें। यही सारी चीज़ें हम आगे स्ट्रक्चर मैपिंग में सीखेंगे। अभी मैं सिर्फ तुम्हें फ्रैक्टल का बेनिफिट समझा रहा हूँ। फ्रैक्टल हमें क्या सिखाता है? फ्रैक्टल हमें सिखाता है कि जो चीज़ हायर टाइम फ्रेम पर सिंपल दिखाई देती है, वही लोअर टाइम फ्रेम पर डिटेल्ड दिखाई देती है। जो हायर टाइम फ्रेम पर सिर्फ एक कैंडल है, वही लोअर टाइम फ्रेम पर पूरा स्ट्रक्चर हो सकती है। जो हायर टाइम फ्रेम पर सिर्फ एक करेक्शन है, वही लोअर टाइम फ्रेम पर पूरा डाउन ट्रेंड दिखाई दे सकता है। और अगर तुम सिर्फ हायर टाइम फ्रेम देखोगे, तो डिटेल मिस कर दोगे। अगर सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम देखोगे, तो कॉन्टेक्स्ट मिस कर दोगे। इसलिए दोनों को कंबाइन करना जरूरी है। हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन देता है, लोअर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन देता है, हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट देता है, लोअर टाइम फ्रेम डिटेल देता है। और जब तुम दोनों को जोड़ना सीख जाते हो, तभी मार्केट की एक्चुअल इमेज दिखाई देने लगती है। बाकी स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है, ट्रेंड चेंज कैसे आइडेंटिफाई करना है, पीओआई कैसे फाइंड करनी है, एंट्री कहाँ लेनी है, टारगेट कहाँ रखना है, ये सारी चीज़ें हम आने वाले पार्ट्स में डिटेल में सीखेंगे। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्टल आखिरकार होता क्या है, और एसएमसी के अंदर फ्रैक्टल इतना पावरफुल क्यों माना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर आखिर दिखा क्या रहा है? क्लियरली एक डाउन ट्रेंड। प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है। पहले एक नया लो बना, फिर मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया, फिर उससे नीचे एक नया लोअर लो बनाया, फिर वापस ऊपर रिएक्ट किया, फिर एक और लोअर हाई बनाया, और फिर उससे भी नीचे नया लोअर लो बना दिया। अब तक तो सब कुछ टेक्स्ट बुक जैसा लग रहा है, क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि डाउन ट्रेंड कैसा होता है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, बस। और ऑनेस्टली चार्ट पर यह स्ट्रक्चर देखने में भी कितना क्लीन लगता है, लेकिन रियल मार्केट इतनी क्लीन नहीं होती। यही वो चीज़ है जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि जब लोग डाउन ट्रेंड समझाते हैं, तो सिर्फ लोअर लो और लोअर हाई दिखा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इनके बीच में कई बार छोटे छोटे पुल बैक्स भी बनते हैं, और कई बार वही छोटे पुल बैक्स ट्रेडर्स को ट्रैप कर देते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, प्राइस नीचे आई, नया लोअर लो बनाया। अब लॉजिकली मार्केट को लोअर हाई बनाकर वापस नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया?
थोड़ा एक्स्ट्रा ऊपर चली गई, एक छोटा सा माइनर पुल बैक बनाया, फिर उसके बाद नीचे गिर गई। अब यही छोटा सा मूवमेंट है जहां ज़्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि शायद मार्केट रिवर्स होने वाली है, शायद बायर्स वापस आ गए हैं, शायद ट्रेंड चेंज होने वाला है। लेकिन कुछ कैंडल्स बाद मार्केट फिर से नीचे गिर जाती है और नया लोअर लो बना देती है। अब सवाल आता है, ये माइनर पुल बैक्स बनते ही क्यों हैं? मार्केट सीधे नीचे क्यों नहीं चली जाती? कई बार इसका रीज़न लिक्विडिटी होता है। मार्केट को ऑर्डर्स चाहिए होते हैं, मार्केट को पार्टिसिपेशन चाहिए होती है, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होती है। और कई बार मार्केट नीचे जाने से पहले थोड़ा ऊपर जाती है ताकि ट्रेडर्स को लगे कि अब ट्रेंड बदल रहा है। कुछ लोग बाइंग कर लेते हैं, कुछ लोग शॉर्ट पोजीशन एग्जिट कर देते हैं, कुछ लोग स्टॉप लॉस ऊपर रख देते हैं। मार्केट वहाँ तक जाती है, लिक्विडिटी कलेक्ट करती है और फिर वापस ओरिजिनल डायरेक्शन में चल पड़ती है। अब यहाँ भी वही चीज़ हुई, प्राइस ने नया लो बनाया, अब उसे नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट पहले थोड़ा ऊपर गई, एक माइनर पुल बैक बनाया, लिक्विडिटी कलेक्ट की और उसके बाद नीचे गिर गई। यहाँ भी देखो, लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना। अब सीधे नीचे जाने की बजाय मार्केट फिर थोड़ा ऊपर गई। क्यों? लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए, पार्टिसिपेशन लेने के लिए, ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। और उसके बाद फिर मार्केट में गिरावट आई। अब लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब कहाँ बनता है और उसे ट्रेड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में सीखेंगे। अभी बस इतना समझो कि मार्केट के ये छोटे पुलबैक्स कई बार किसी पर्पस से बनते हैं और वही पर्पस कई बार लिक्विडिटी होता है। अब तुम्हें शायद लग रहा होगा कि डेली टाइम फ्रेम पर तो ये सब साफ दिखाई दे रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर पुलबैक भी दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड भी दिख रहा है और ओवरऑल डायरेक्शन भी बियरिश दिखाई दे रही है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि डायरेक्शन दिख रही है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं दिख रहा। तुम्हें पता है कि मार्केट इवेंचुअली नीचे जा सकती है, तुम्हें यह भी पता है कि ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि एक्चुअल सेलिंग कहाँ से शुरू होगी। और यही वजह है कि बहुत सारे ट्रेडर्स सही डायरेक्शन पहचान कर भी प्रॉफिट नहीं बना पाते। अब यहीं पर फ्रैक्टल फिर से काम आता है। ध्यान से देखो, जो चीज़ डेली टाइम फ्रेम पर सिर्फ एक पुलबैक दिखाई दे रही है, वही लोअर टाइम फ्रेम पर पूरी अलग रियलिटी बन सकती है। अब इसी बॉक्स को देखो, डेली टाइम फ्रेम पर तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक पुलबैक है, बस मार्केट नीचे जाने से पहले थोड़ा ऊपर जा रही है। लेकिन जैसे ही तुम उसी एरिया को लोअर टाइम फ्रेम पर जूम करते हो, पिक्चर पूरी बदल जाती है। अब तुम्हें उसके अंदर हायर हाई दिखाई देते हैं, हायर लो दिखाई देते हैं, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। मतलब डेली टाइम फ्रेम पर जो सिर्फ करेक्शन था, लोअर टाइम फ्रेम पर वो पूरा अप ट्रेंड बन चुका है। और यही फ्रैक्टल नेचर है, एक टाइम फ्रेम का पुल बैक दूसरे टाइम फ्रेम का ट्रेंड बन सकता है। अब ध्यान से स्ट्रक्चर देखो, प्राइस ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे तुम्हारे सामने क्या बन रहा है? एक अप ट्रेंड। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे क्या था? जस्ट एक पुल बैक, बस इतना। अब तुम्हें लग रहा होगा कि अगर लोअर टाइम फ्रेम पर पूरा अप ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेडर्स अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे, लेकिन रियलिटी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। ध्यान से देखो, मार्केट ओपन होती है, फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर गैप अप ओपन होती है, फिर थोड़ा रिट्रेस करती है, फिर गैप अप ओपन होती है, फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर गैप अप ओपन होती है, फिर रिट्रेस करती है। मतलब स्ट्रक्चर बुलिश है लेकिन मूवमेंट बहुत स्मूथ नहीं है। अब अगर तुम इस पूरे मूवमेंट को मेजर करना शुरू करो तो कई बार तुम्हें दिखाई देगा कि कई सेशंस के अंदर मार्केट सिर्फ 200 से 250 पॉइंट्स के आसपास ही मूवमेंट दे रही है। कई बार 200 पॉइंट्स के अंदर घंटों निकल जाते हैं, कई बार 250 पॉइंट्स के अंदर पूरे सेशंस निकल जाते हैं, कई बार 2-2 दिन निकल जाते और मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करती। अब सोचो, अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर हर दिन बड़े मोमेंटम की उम्मीद लेकर बैठा है तो उसे लग सकता है कि मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन रियलिटी में ट्रेंड अभी भी अप है। यानी ट्रेंड और मोमेंटम दोनों अलग चीज़ें हैं। ट्रेंड बुलिश हो सकता है लेकिन मोमेंटम वीक हो सकता है, ट्रेंड बेरिश हो सकता है लेकिन मूवमेंट स्लो हो सकती है। और यही वजह है कि सिर्फ ट्रेंड देखना काफ़ी नहीं है, ट्रेंड के अंदर मोमेंटम भी समझना पड़ता है, ट्रेंड के अंदर क्वालिटी भी समझनी पड़ती है, ट्रेंड के अंदर छुपे हुए स्ट्रक्चर्स भी समझने पड़ते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पर तुम्हें सिर्फ एक पुल बैक दिखाई दे रही है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर तुम्हें उसके अंदर की पूरी कहानी दिखाई देती है। तुम्हें स्विंग्स दिखाई देते हैं, तुम्हें हायर हाइज दिखाई देते हैं, तुम्हें हायर लोज दिखाई देते हैं, तुम्हें रिएक्शंस दिखाई देते हैं, तुम्हें लिक्विडिटी दिखाई देती है, तुम्हें ट्रैप्स दिखाई देते हैं और धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि मार्केट वास्तव में कर क्या रही है। और अगर तुम सिर्फ डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो तुम्हें सिर्फ पुल बैक दिखाई देगा, लेकिन अगर तुम लोअर टाइम फ्रेम पर झूम करोगे तो तुम्हें उसके अंदर पूरा ट्रेंड दिखाई देगा। और यही फ्रैक्टल की असली ताकत है।
फ्रैक्टल सिर्फ टाइम फ्रेम बदलने का कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्रैक्टल का मतलब है एक टाइम फ्रेम के अंदर छुपी हुई दूसरी रियलिटी को देख पाना। जो डेली टाइम फ्रेम पर सिर्फ पुल बैक है, वही लोअर टाइम फ्रेम पर पूरा ट्रेंड है। और जो ट्रेडर इन दोनों रियलिटीज़ को कनेक्ट करना सीख जाता है, वो मार्केट को बिल्कुल अलग नज़रिए से समझना शुरू कर देता है। अब अगर हम इस पूरे मूवमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है। देखो, जिस पॉइंट से बाइंग शुरू हुई थी, उस एरिया से लेकर ऊपर तक मार्केट ने लगभग 800 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट दिया। अब पहली नज़र में ये मूवमेंट काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तुम्हें लगेगा कि मार्केट तो लगातार ऊपर जा रही है, लेकिन ज़रा इसे टाइम के साथ कंपेयर करो। ये लगभग 9 दिनों में बना, मतलब पूरे 9 दिनों तक मार्केट ऊपर जाती रही। अब सोचो, अगर 9 दिनों में टोटल मूवमेंट लगभग 800 पॉइंट्स के आसपास है, तो एवरेज बेसिस पर मार्केट ने कोई बहुत बड़ा डेली मोमेंटम नहीं दिया। हर दिन एक्सप्लोसिव मूव नहीं आया, हर दिन मार्केट भागती हुई नहीं गई। लेकिन इसके बावजूद मार्केट ने ट्रेडर्स के दिमाग में क्या इमेज क्रिएट कर दी? एक अप ट्रेंड की इमेज। और यही सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है, क्योंकि मार्केट हमेशा सिर्फ प्राइस से काम नहीं करती, मार्केट साइकोलॉजी से भी काम करती है। अब ऑनेस्टली बताओ, अगर मार्केट लगातार 2 दिन भी ऊपर चली जाए, सिर्फ 2 दिन, तो ज़्यादातर ट्रेडर्स के माइंड में क्या आने लगता है? मुझे बाइंग करनी चाहिए, मार्केट बुलिश हो गई है, अब नीचे से बाय करना चाहिए। अब यहाँ तो मार्केट लगातार कई सेशंस तक ऊपर रही, तो नेचुरली लोगों के माइंड में बुलिश इमेज क्रिएट हो गई। लोगों को लगने लगा कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब मार्केट ऊपर ही जाएगी, अब नीचे से बाइंग करनी चाहिए, अब डाइप्स बाय करने चाहिए। और यहीं से ट्रैप शुरू होता है, क्योंकि कई बार मार्केट का असली काम प्रॉफिट देना नहीं होता, इमेज क्रिएट करना होता है। मार्केट एक कहानी क्रिएट करती है और फिर ट्रेडर्स उस कहानी पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ भी वही हुआ, मार्केट ने ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और धीरे धीरे ट्रेडर्स का पूरा माइंडसेट बुलिश हो गया। लेकिन फिर अचानक सेलिंग शुरू हो गई। और अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखो, ऊपर जाने में मार्केट को लगभग 9 दिन लगे, लेकिन नीचे आने में सिर्फ 4 दिनों के अंदर मार्केट ने लगभग 1200 पॉइंट्स का मूवमेंट दे दिया। मतलब जहां ऊपर की तरफ मूव धीरे धीरे बन रहा था, वहीं डाउन साइड मूव कहीं ज़्यादा एग्रेसिव था। यानी ऊपर जाने में मार्केट ने करीब 9 दिन लगाए और नीचे आने में सिर्फ 4 दिनों के अंदर उससे भी बड़ा मूवमेंट दे दिया। अगर एवरेज निकालो तो ऊपर जाते समय डेली मूवमेंट काफ़ी कम थी, लेकिन डाउन साइड में मार्केट कहीं ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही थी। अब ऑब्जर्व करो, 9 दिनों में लगभग 800 पॉइंट्स और सिर्फ 4 दिनों में लगभग 1200 पॉइंट्स। यही वो डिफरेंस है जो ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स नोटिस नहीं करते, क्योंकि उनका फोकस डायरेक्शन पर होता है, मोमेंटम पर नहीं। यही वजह है कि अक्सर कहा जाता है मार्केट सीढ़ियों से ऊपर जाती है और लिफ्ट से नीचे आती है। अब सोचो, ऊपर जाने के दौरान ट्रेडर्स क्या कर रहे थे? बाइंग कर रहे थे, डाइप बाइंग कर रहे थे, पोजीशन होल्ड कर रहे थे, बुलिश नैरेटिव बना रहे थे। लेकिन जब सेलिंग शुरू हुई तो वही ट्रेडर्स फंस गए, उनके स्टॉप लॉस हिट हुए, उनकी पोजीशन ट्रैप हुई, उनकी लिक्विडिटी मार्केट से निकल गई। और जिन लोगों को लग रहा था कि ट्रेंड अब सिर्फ ऊपर जाएगा, वही लोग रॉन्ग साइड पे खड़े रह गए। मतलब मार्केट ने पहले इमेज क्रिएट की, फिर उसी इमेज पर भरोसा करने वालों को ट्रैप कर लिया। अब यहाँ एक रिटेल ट्रेडर और एक एसएमसी ट्रेडर के बीच का फ़र्क समझो। रिटेल ट्रेडर क्या देख रहा था? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और वो सोच रहा था कि मार्केट बुलिश है। लेकिन एसएमसी ट्रेडर सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं देख रहा, वो स्ट्रक्चर मैप भी कर रहा है, वो हर स्विंग को एनालाइज कर रहा है। वो ये देख रहा है कि एक्चुअल स्ट्रेंथ कहाँ है, वीकनेस कहाँ है, लिक्विडिटी कहाँ है, और ट्रेंड वास्तव में कहाँ चेंज हो रहा है। अब मान लो मार्केट लगातार हायर हाई और हायर लो बना रही थी, फिर एक स्टेज पर हायर लो टूट गया। यहीं पर एसएमसी ट्रेडर अलर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक कैंडल नहीं है, उसके लिए ये स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर टूटता है, उसे समझ आने लगता है कि मार्केट का बिहेवियर बदल रहा है। अब वो ब्लाइंडली बाइंग नहीं करेगा, अब वो सेल साइड अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना शुरू करेगा। फिर वो अपना पीओआई आइडेंटिफाई करेगा, प्राइस उस एरिया तक वापस आएगी, जोन को रिस्पेक्ट करेगी और वहीं से एग्जीक्यूशन अपॉर्चुनिटी बनेगी। प्राइस पीओआई को टैप करती है, एसएमसी ट्रेडर एंट्री बिल्ड करता है और मूव कैप्चर करना शुरू करता है। फिर मार्केट रिट्रेस करती है, फिर उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगला अपॉर्चुनिटी एरिया बनता है, फिर एग्जीक्यूशन होता है और मूव कैप्चर होता है। फिर प्राइस दोबारा रिएक्ट करती है, पीओआई को टैप करती है और एसएमसी ट्रेडर फिर से उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से पोजीशन बिल्ड करता है। मतलब जहां रिटेल ट्रेडर इमोशंस के आधार पर ट्रेड कर रहा था, वहीं एसएमसी ट्रेडर स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रेड कर रहा था। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब ध्यान देना, जब मैंने हायर हाई और हायर लो की बात की, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि चार्ट पर सबसे ऊपर वाला पॉइंट हायर हाई है
और नीचे वाला पॉइंट हायर लो है। नहीं, एक्चुअल स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है, उसके रूल्स होते हैं, उसकी मैपिंग होती है और वही मैपिंग आगे चलकर स्ट्रक्चर मैपिंग कहलाती है। यहीं पर BOS आता है, यहीं पर CHOCH आता है, यहीं पर इंटरनल स्विंग्स आते हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है। यानी सिर्फ चार्ट देखकर लाइन खींच देना स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं है, उसके पीछे पूरा प्रोसेस होता है और वही प्रोसेस हम अगले लेक्चर्स में डिटेल में सीखेंगे। तो फिलहाल मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्टल इतना पावरफुल कंसेप्ट क्यों है और मैंने जो W पैटर्न का एग्जाम्पल दिया था उसका पर्पस सिर्फ कंसेप्ट समझाना था। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ W पैटर्न ही ट्रेड करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही सेटअप पकड़ना है। कॉन्सेप्ट उससे कहीं बड़ा है। तुम्हें अप ट्रेंड पकड़ना हो, फ्रैक्टल चाहिए। तुम्हें डाउन ट्रेंड पकड़ना हो, फ्रैक्टल चाहिए। तुम्हें ट्रेंड कंटिन्यूएशन समझना हो, फ्रैक्टल चाहिए। तुम्हें रिवर्सल समझना हो, फ्रैक्टल चाहिए। और जब फ्रैक्टल के साथ स्ट्रक्चर मैपिंग जुड़ जाती है तब मार्केट को पढ़ने का पूरा तरीका बदल जाता है। बाकी एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट कैसे प्रोजेक्ट करना है, रिस्क कैसे मैनेज करना है और पूरा एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आई होप अब तुम्हें फ्रैक्टल का इंपॉर्टेंस पहले से कहीं ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। हो सकता है अभी भी तुम्हारे माइंड में कई क्वेश्चंस हों, हो सकता है कुछ चीज़ें अभी पूरी तरह क्लियर ना हुई हों और ऑनेस्टली एक लेक्चर में ये सब क्लियर होना भी मुश्किल है। लेकिन अगर तुम पूरी सीरीज़ को फॉलो करोगे, एक एक कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करोगे तो धीरे धीरे पूरी पिक्चर क्लियर होने लगेगी। मेरी कोशिश यही है कि तुम्हें सिर्फ डेफिनेशंस ना याद हों बल्कि मार्केट वास्तव में कैसे काम करती है ये समझ में आए। तो अगर आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जैसे ही अगला लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और डेली मार्केट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स और एडिशनल लर्निंग कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।